खबर आ रही है दक्षिण भारत में। मुंबई में त्रिभाषा फॉर्मूला का एक अलग अर्थ है। मुंबई में त्रिभाषा फॉर्मूला का मतलब है कि तीनों भाषा एक ही बोली में आती है। वो मुंबईया बोली जो है, 2 शब्द अंग्रेजी, 2 शब्द मराठी, 2 शब्द हिंदी, कभी कभी 1 शब्द गुजराती भी घुस जाएगी उसमें। मेरा तो पर्सनल फॉर्मूला है 5 भाषा फॉर्मूला। इसका मतलब है कि आई स्पीक 5 लैंग्वेजेस इक्वली बैडली। समान रूप से खराब बोलता हूं मैं 5 भाषाएं। आज इंदौर में मैं 1.5 भाषा फॉर्मूला अभ्यास करूंगा। मतलब उसको इंग्लिश कहते हैं। लेकिन सबसे पहले आई थैंक the Press Club of Indore, the distinguished panel, for inviting me here in a lecture in memory of Sri Rajendra Mathur, whom I knew personally. And I have also given the other Rajendra Mathur lecture, Editors Guild, Delhi. So I'm very grateful to you. But I also first of all want to thank the 2 groups that sang so beautifully this evening. हम होंगे कामयाब और वैष्णव जंतु दोनों मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। तो जैसा प्रीवियस स्पीकर्स हैव मेंशन, पत्रकारिता मीडिया में बहुत कुछ बदलाव आया और उसके बारे में मैं सबसे पहला पॉइंट मेरा यह है कि मीडिया और पत्रकारिता जो एक जमाने में इंटरचेंजेबल शब्द है, मीडिया और पत्रकारिता आज बहुत अलग चीज बन चुकी है। मीडिया तो उद्योग है, इंडस्ट्री है, कैश मेकिंग इंडस्ट्री है, प्रॉफिट ओरिएंटेड तो वो है। पत्रकारिता हमेशा धंधा नहीं रहा, उद्योग नहीं रहा, आह्वान रहा, a calling. Journalism is a calling. आप देखिए कितना बड़ा उद्योग बन गई मीडिया। हर साल अब सब अर्नस्ट एंड यंग, EY, वो कंपनी के बारे में सुना है, जैसा स्टैंडर्ड एंड पुअर, डिलॉयट, ये अर्नस्ट एंड यंग हर साल मार्च 31 या अप्रैल 1 तारीख को एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें पूरा भारतीय मीडिया का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और मेरे समझ में पूरा मीडिया को नहीं करते हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं उसका वैल्यू लेते हैं। आप देखिए मार्च 24 में 2025 का रिपोर्ट, 24-25 का रिपोर्ट आया नहीं, 24 मार्च में जो रिपोर्ट आया उनमें उस रिपोर्ट में वैल्यू ऑफ इंडियन मीडिया 2.32 खरब रुपया, 2.32 ट्रिलियन रुपीस। खरब मतलब लाख करोड़, 5 और 7 शून्य डालो, एक शब्द एक डिजिट के बाद 12 शून्य, 2.32 ट्रिलियन रुपीस, खरब रुपया, यह है वैल्यू। और वो वैल्यू बढ़ रहा है, पत्रकारिता कम हो रहा है। वैल्यू बढ़ रहा है, पत्रकार का नौकरी जा रहा है। पिछले हफ्ते में मिरर नाउ को बंद कर दिया मुंबई में।
पता नहीं कितने सौ जी जी सैकड़ों जॉब गया, लेकिन सिर्फ 7-8 को मेन टाइम्स नाउ या टाइम्स ऑफ इंडिया में अब्सॉर्ब कर चुका है। मैं लगाता हूँ मीटिंग में मैं लगाता वो भी, लेकिन आई कम बैक टू 2.32 ट्रिलियन रुपीस, वो मार्च 31 2024 में एक हफ्ते के बाद वो वैल्यू बढ़ गई 3.02 ट्रिलियन तक। कैसा? 24 आवर्स में वो वैल्यू बढ़ गई। अंबानी साहब ने डिज्नी हॉटस्टार से मर्जर किया और एशिया में सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग कंपनी बन गई उससे। आप देखिए, आज जाके स्ट्रीमिंग करो घर में, कौन सा ऐप में आपको सबसे ज्यादा सिनेमा फिल्म्स मिलेगा? अभी वो डिज्नी हॉटस्टार और जियो का मर्जर होके उनका नया नाम है जियो हॉटस्टार। ही कंट्रोल्स, अभी भारत में वो 60% ऑफ ऑल स्ट्रीमिंग इन इंडिया वो कंट्रोल करते हैं। और वैसे भी वो सबसे, इसका मतलब वो 3.3 ट्रिलियन 3 करोड़ रुपया वैल्यू में 40% तक कंट्रोल, वो वैल्यू का ओनर एक आदमी है। और अभी अडानी साहब भी पहुंच गया। मैं क्यों पीछे रहूं? एनडीटीवी को खरीद लिया। देखो, ये हम हर रात ये बड़े बड़े चैनल्स में ये बड़े बड़े एंकर को देख के हम समझते हैं कि ये बहुत शक्तिशील लोग हैं, पावरफुल लोग हैं ये एंकर्स। और हाँ, पावरफुल है जब तक मालिक के साथ रहते हैं हर चीज पे। जब वो मालिक से हट जाते हैं तो गया, इसलिए वो उनके साथ ही रहते हैं। उसमें एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन मैं बता सकता हूं कि रवीश कुमार जी है। इसलिए कि रवीश कुमार जी जहां भी काम करे वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहे। He was always independent, and therefore he retains that credibility. Therefore he has that following. बाकी सब इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्टेनोग्राफर्स है, मालिक से डिक्टेशन लेते हैं। और देखिए, ये जियो हॉटस्टार से पहले भी अंबानी जी का सबसे बड़ा कंट्रोल मीडिया में अंबानी जी का 15-20 साल हो गया। वो आप लोग सब ईटीवी हिंदी, ईटीवी उर्दू, ईटीवी मलयालम देखते हैं। वो ईनाडू टीवी नहीं है भाई साहब। ईनाडू टीवी ने ये शब्द शुरू किया। ईनाडू टीवी, रामोजी राव का ईनाडू टीवी, मेरा होम स्टेट से वो शुरू किया। बिगेस्ट रीजनल बुटीक ऑफ टेलीविजन। 15 साल हो गया, अभी 15-20 साल होने वाला है, जो तेलुगु चैनल छोड़ के बाकी सब चैनल ओनर मुकेश अंबानी है। वो डायरेक्ट ओनरशिप नहीं लिया। मजा आती है कि इतनी सुंदर नाम दिया एक कंपनी को, एक एंटिटी बनाया जो ये सब खरीदा, और उसका एंटिटी का नाम है मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंट मीडिया फाउंडेशन। कितना इंडिपेंडेंट हो, कितनी सुंदर नाम भी है उसका। और आप देखिए, जो क्या अभी क्या हुआ, मीडिया का हाइपर कमर्शियलाइजेशन हुआ। जैसा मित्रों ने बताया कि सबसे ऊपर बैठा है न्यूज रूम में ब्रांड मैनेजर। देखिए, अभी मैंने जब कोविड का लॉकडाउन अनाउंसमेंट जब हुआ, मोदी जी ने भाषण दिया,
उस रात को पहली बार मैंने ताली बजाया एक लाइन के लिए, जो इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच एक लिस्ट बनाया. फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज हैप्पी एंड ग्रेट, फर्स्ट एंड ओनली टाइम I was happy and grateful to the Modi government. They declared media journalism as an essential service. Essential service का मतलब क्या है? आपका नौकरी प्रोटेक्टेड है, आपका सिक्योर है, आपका जॉब तो सिक्योर है. ये सब जैसा एम्बुलेंस वाले, हॉस्पिटल वाले, फायर ब्रिगेड वाले, जब उनको उसको इसेंशियल सर्विस बता के, यू कैन नॉट सैक हाफ द मेडिकल डॉक्टर्स, दे आर प्रोटेक्टेड. वैसे भी पत्रकारिता को एक्सटेंड किया. आई वॉज ट्रूली ग्रेटफुल. और आगे क्या हुआ? पैंडेमिक का पहला 20 महीने में 3,500 पत्रकारों का नौकरी बंद गया, निकाल दिया. देखो, ये मीडिया मालिक को इतना ऑडेसिटी है. प्राइम मिनिस्टर बता रहा है कि इसेंशियल सर्विस है, तब भी आप निकाल रहे हैं. इसलिए आप जानते हैं कि आप सरकार के साथ हैं, वो आपको कुछ नहीं करेंगे. आप सरकार का स्टेनोग्राफर हैं, आपको क्यों पनिश होगा? 3,500 दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया इसके बारे में. और ये भी कहा, जो पांडे जी, एसके पांडे जी ने कहा, ये 3,500 तो बहुत अंडर एस्टिमेट है. हमको बहुत राज्य से नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए कि जर्नलिस्ट मूवमेंट को खत्म हो गया. बहुत जगह में यूनियन नहीं है, संगठन नहीं है. तो ये समझो कि ये 3,500 जो है वो पत्रकार है. उसके अलावा 10,000 से 15,000 तक नॉन जर्नलिस्ट मीडिया वर्कर्स को भी सेट किया. टेक्निकल पीपल, कैमरामैन, ये सबको सेट. और जो बचा था, जिनको सेट नहीं किया, उनका 30 से 7% सैलरी कट्स किया. आज तक बहुत सारा अखबार में प्री कोविड सैलरी तक वापस नहीं पहुंचा. यह है पत्रकार का हालत. और ये अभी टाइम्स, ये मिरर नाउ भी बंद हो गया. मेरे ख्याल में कोविड मार्च 24th 25th 2020 से आज तक कम से कम 4,000 4,500 नौकरी गया पत्रकारिता से. लेकिन और देखो, जब एक जन, 2 जन का पावर इतना बढ़ जाएगी, मोनोपोली बन जाएगी, किसी भी सेक्टर में प्राइवेट मोनोपोली नहीं होना चाहिए. एक जो हम दूसरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हम बताएंगे ओलिगार्क, रशिया में, अमेरिका में. अरे हमारे देश में देखो ओलिगार्क. और पिछले जून में आप सब कवरेज देखो, उसका कवरेज पे बहुत असर आती है. हम सब समझते हैं कि इंटरनेट में बहुत फ्रीडम है. ये बहुत गलत बात है. इट इज नॉट सो. इंटरनेट guarantees that you will have a voice. Internet does not guarantee that anybody will listen to you. वो उसके लिए आप पेमेंट करना पड़ेगा.
हाँ, मेरे पास देखो मेरा 80,000 समझो, मेरा 80,000 फॉलोवर है ट्विटर में। जब मैं पोस्ट करता हूं उनमें सिर्फ 2% में पहुंचती है। उससे ज्यादा मैं चाहता हूं, अरे 10%, 5% तक जाना है, उसका पेड पोस्ट कहते हैं। आई हैव टू पे ट्विटर। I am not able to, because I have signed the agreement, जो कॉन्ट्रैक्ट आती है ना जब आप साइन करते हो, then you are giving Twitter the right to determine what to do with your material. They will never allow you to reach more than 2%. So you want to reach more people, उसको paid post. You have to pay and post. Therefore, you see who has maximum number of followers, those who can pay the most. और जून में आप देखा ये मीडिया कैसा कवर किया जब अंबानी जी का बेटा का शादी हुआ। हाउ डिड यू कवर दैट वेडिंग? एक क्रिटिकल एडिटोरियल देखो, मैं समझ रहा हूं कि 10 साल 20 साल पहले नया आर्थिक नीति आने के बाद भी ऐसा एक बहुत ग्रैंड एंड वल्गर वेडिंग लगाएंगे तो कुछ तो क्रिटिसिज्म दिखता है मीडिया में, एक एडिटोरियल नहीं रहा। और देखो ये वेडिंग कहां हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में हर साल 1 लाख से 2 लाख शादियां कैंसिल हो जाती हैं देहात में, इसलिए कि किसान वर्ग शादी को अफोर्ड नहीं कर पाए। महाराष्ट्र सरकार का सर्वे है उसके ऊपर। एक सर्वे में वो बताया 6 डिस्ट्रिक्ट में, सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में, वाशिम, बुलढाना, नागपुर रूरल, यवतमाल, इन 6 डिस्ट्रिक्ट में 3 लाख किसान परिवार उनको बेटी को शादी नहीं कर पाए। इसका मतलब 3 लाख बेटी नहीं, इसका हो सकता है कि 5 लाख बेटे हो सकता है, 3 लाख परिवार नहीं कर पाए। ठीक, अभी पारी में हमारा वेबसाइट में पिछले साल हमने एक स्टोरी किया, अभी उल्टा हो गया, लड़का का शादी अब नहीं करना है। क्यों? महिला लोग जो when you are seeking to marry, get your daughter married, अभी हो गया कंट्री साइड में anybody but farmer। हमने एक बड़ा आर्टिकल जयदीप अज्जिकर मेरा कलीग लिखा है पारी में, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अनमैरिड। वो एक गांव में गया स्टोरी करने के लिए और सोच रहा था कि इसके बारे में बात करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, एक ईगो प्रॉब्लम आती है। लेकिन वो जो गांव में कांटेक्ट रहा उनको वो बताए फिक्र मत करो, आ जाएंगे आप, आधा घंटे में मंदिर पे आएंगे, मंदिर के सामने आए। तो जयदीप गया, वहां 80-100 लड़का खड़े हो गए। तो जयदीप ने हमारा कांटेक्ट को बताया, यार आपने क्या कहा इन बच्चे को? उसने कहा, सर उनको लाने के लिए मैंने कहा आप मैरिज ब्रोकर हैं। तो इसलिए इतने लोग खड़े हो गए वहां, तो उसका शादी नहीं हो रहा है ये। लेकिन जब और 620 मिलियन डॉलर, मतलब 5,500 करोड़ खर्चा हुई वो वेडिंग शादी पे। आप देखिए गांव और गरीब का हालत और हमारा सेलेब। और वो वेडिंग में पब्लिक मनी बहुत स्पेंडिंग हुआ। जामनगर एयरपोर्ट को ओवरनाइट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल किसने किया?
इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स ने एक भी क्रिटिसिज्म नहीं अखबार में ना टीवी में, इसलिए कि सब हो सकता है कि 10 साल में हम सब अंबानी जी का नौकर हो, पत्रकार। We may all be working for Ambani 5 years from now. तो कुछ नहीं है, लेकिन मालिक ने परमिट नहीं किया। और देखिए दिल्ली में एक सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज है जिसका फाउंडर का नाम है एन भास्कर राव, ओल्डेस्ट मीडिया मॉनिटरिंग कंपनी इन इंडिया, ओल्डेस्ट मीडिया मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशन। वो मेरे लिए भी दे डू सम, दे गिव मी नंबर्स एवरी ईयर। 2015-2016 मैंने पूछा कि यार ग्रामीण भारत से खबर नेशनल डेलीज पे कितना पब्लिश हो जाती है। ये है नंबर। नेशनल डेली का फ्रंट पेज में, फ्रंट पेज, ये नेशनल डेली भी अलग चिड़िया है। नेशनल डेली का मतलब, उसको कहना है नेशनल डेली का मतलब जो भी डेली एक एडिशन दिल्ली से निकलता है वो नेशनल है। तो अगर पायनियर सिर्फ दिल्ली में रहता है वो नेशनल है, बाकी हम सब एंटी नेशनल हैं। तो ये इनका पावर हर जगह एक्सटेंड हो गई। देख, ये आप आइए, अभी अंबानी जी का वेडिंग, मैं कह रहा हूं कि वो जितना भी आप गाली दे दो, मैं कह रहा हूं कि वो बहुत बहुत ब्रिलियंट ये मीटिंग में था, इन्वेस्टमेंट था, बिजनेस मूव है, इन्वेस्टमेंट था। क्यों? व्हाई डू आई से इट वाज अ ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट? इसलिए कि देखो जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, उनका सीईओ हर रोज सरकार का सेक्रेटरी के, यूनियन सेक्रेटरी मिनरल्स माइंस, उनको मिल रहा है ना, हर रोज उनके पास बैठा है, हर रोज उनके पास बैठा है। जब आप समझो कि आप सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी ऑफ माइंस एंड मिनरल्स, समझो, वी कैन ऑल हैव ड्रीम्स। So you dream that you are secretary of forest. You're an honest man, maybe. You don't want to totally betray public interest. लेकिन ऐसा एक 30 सेक्रेटरी बैठा है जो अलग अलग सीईओ को मिल रहा है, रोज नेगोशिएशन हो रहा है। भारत का जो अरबपति है उनका पैसा कहां से आती है? लीज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस, वहीं से आती है। दे मेक मनी फ्रॉम रेंटिंग पब्लिक रिसोर्सेस, वो ये पब्लिक का पैसा है। माइंस, मिनरल्स, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो आप लोग समझो कि आप 30 लोग बैठे हैं जो सेक्रेटरी हैं यूनियन में। तो जब आपके मन में बहुत डाउट है, मैं ऐसा कैसा सैंक्शन करूं? अडानी जी को 79,000 एकड़ शासकीय फॉरेस्ट में सैंक्शन हो गए, अभी और कैसा करूं? फिर आप देखेंगे शादी को, और शादी का गेस्ट लिस्ट देखिए। आपका बॉस जो मंत्री है वो भी है वहां, प्रधानमंत्री है, पूरा यूनियन कैबिनेट है, सब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी है, और आपका, अगर आप अंडर जॉइंट सेक्रेटरी हो के आपका सीनियर सेक्रेटरी वो भी है। आप ना कह सकते हैं बाद में। जो 5,500
जो 5,500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, वो उनका पूरा धन दौलत 118 बिलियन 100 अरब